Hello, everybody. Welcome to Understand UPSC. My name is Satyam Jain. It's always good to be here. I hope you feel that too. And this is the Environment PT 365 lecture number 2. So इस लेक्चर में हम काफ़ी सारी PT 365 कंप्लीट करेंगे. देन लेक्चर नंबर 3 में वी विल बी फिनिश्ड विद इट, है ना. द एनवायरनमेंट विल बी डन. सो पॉलिटी इकोनॉमी पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. एनवायरनमेंट sorry, political economy environment will be done. Post that we'll do IR साइंस एंड टेक, है ना. ये दोनों को प्रायोरिटी देंगे. ठीक है. साइंस एंड टेक का तो मैंने कुछ और अच्छा भी प्लान किया है, काफ़ी अच्छा प्लान किया है. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. बाकी IR तो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा ही. तो उसमें आपका IR में प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह भी जो जो आया सब कवर हो जाएगा. बढ़िया मैपिंग वैपिंग करके डन कर देंगे उसको. ठीक, चले करें शुरू. All right, so in the last lecture we were done till the first topic. Now today we will do an important topic known as pollution. Okay, then आज मैं क्या करूँगा, what we'll do today is we'll upload the entire notes, entire environment के notes. मैंने mind map पूरा का पूरा upload कर दिया है. PT 365 का पूरा mind map जो था that has been uploaded on the YPLP. Today I'll upload the entire handwritten notes of the PT 365 of environment. ठीक है. तो like third lecture से पहले आप third lecture का पढ़ भी सकते हो if you want to. बाकी जब लेक्चर आएगा तो लेक्चर कर लेना. द लेक्चर विद सोमेन सर विल ऑल्सो बी अपलोडेड टुनाइट, मतलब आज पक्का आज आएगा ही आएगा. राइट आफ्टर दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट लेक्चर और फिर ये दोनों आज आपको मिल जाएंगे. ठीक है, डन, क्लियर. चलिए शुरू करते हैं. सो दिस इज द टॉपिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन. अभी देखो, देयर इज़ अ वेरी सिंपल न्यूज़ दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने बोला था टू थर्मल पावर प्लांट्स, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैं, उनको बोला था कि भाई व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंस्टॉल फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन नाम की टेक्नोलॉजी होती है, उसको आपको एम्प्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है. व्हाट इज फ्लू गैस? देखो, कोई भी फॉसिल फ्यूल जब आप बर्न करते हो तो उसमें से जो एमिटेड मटेरियल निकलता है वो बहुत सारा होता है ना. नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फलान ऑक्साइड, ढिमाका ऑक्साइड, मरकरी, ये वो. नाउ उस पूरे को अगर आप कंबाइन कर दो एक सिंगल टर्म में बोलना तो दैट इज फ्लू गैस. सो बेसिकली फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से आप क्या करते हैं, you reduce this entire concept of flue gas. इसको आप कम करते हो. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ने बोला थर्मल पावर प्लांट्स को कि भाई करो आप. अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने दिखाया है कि लेस देन 8% ऑफ द कोल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी जितना भी मतलब जनरेट कर रहे हैं उसमें से 8% से भी कम ने ये एम्प्लॉय किया है. तो इंडिया में ये वाली दिक्कत तो एक है ही कि रेगुलेशंस आ जाते हैं बट उनके इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं. तो लेस देन 8%. ठीक है, बात समझ में आ गई. अभी हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया भाई फ्लू गैस. अगर सीधी सीधा टर्म ही पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लू गैस, तो देख लेना कहाँ पे वो कोल से, फोसिल फ्यूल से, इनसे रिलेटेड है. दैट वुड बी योर आंसर. ओके, क्लियर. बाकी एमिशंस क्या क्या होते हैं बाय बर्निंग फोसिल फ्यूल्स, तो आपको पता है उसमें आपको क्या आंसर लगाना है. राइट, जैसे यहाँ पे लिखा है सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, मर्करी, बट इसके बियॉन्ड भी तो होते हैं. राइट, तो वो एटसेट्रा को कभी भूलना नहीं है. देन देर इज अनदर टर्म दैट इज इन न्यूज विद दिस पर्टिकुलर थिंग. इसकी वजह से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपकी कोल बेनिफिकेशन या बेनिफिशिएशन. इसका क्या मतलब होता है? देखो, इंक्रीजिंग द कंबशन एट्रीब्यूट ऑफ कोल बाई सेपरेटिंग ऐश एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम रो कोल. देखो, अगर आप रो कोयला जलाओगे तो देर विल बी अ लॉट ऑफ ऐश एंड इम्प्योरिटीज दैट विल बर्न विद इट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, the pollution levels will increase, the emission levels will increase. But if you reduce the ash and impurities, है ना, रो कोयले में से आप ऐश और इम्प्योरिटीज कम कर दो तो उसका जो कंबशन है, ज़्यादातर एमिशन क्यों होता है? क्योंकि कंबशन ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हैं, है ना. तो जितना खरा कोयला होगा, जितना अच्छा कोयला होगा, जितना प्योर कोयला होगा, वो उतना ज़्यादा जल जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ मेजर पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना ज़्यादा कंबशन किसी चीज़ का होगा, भाई कंबशन का मतलब क्या है, वो चीज़ ज़्यादा जल गई ना, तो जितनी वो ज़्यादा जल गई उतना वो पोल्यूशन कम करेगी. जो जली गई है तो पोल्यूशन का आएगा. जो चीज़ अनबर्नड है, जो चीज़ जल नहीं पा रही है, जिस चीज़ का लाइक पूरा पूरा कंबशन पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ क्या करती है, आपकी एमिशंस करती है. समझ में आ गया? तो कोल बेनिफिकेशन या बेनिफिशिएशन का ये प्रोसेस है और ये इंपॉर्टेंस है. राइट. देन ये बहुत सिंपल सी बात है. दिस इज अ नॉर्म दैट ईच थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया हैज टू मैंडेटरीली यूटिलाइज 100% ऑफ द ऐश दैट इट इज जनरेटिंग. ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. 100% देख के आपको लगेगा ज्यादा बोल रहा है, बट नो,
दिस इज द मैंडेटरी पॉइंट इन द इंडियन थर्मल पावर प्लांट्स. अभी देखो, देयर आर सम पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज दैट आई वांटेड टू जस्ट नो. किसी भी चीज़ को जाके पीएचडी लेवल पे नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में रहेगा तो बेटर अप्लाई करके आओगे, नहीं तो कंफ्यूज होगे. प्री कंबशन, जलने से पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कोल की वॉशिंग एंड ब्लेंडिंग. यही मैंने बताया आपको, है ना, जितना इंप्योरिटीज़ को आप हटा पाओगे दैट वुड बी बेटर. तो कंबशन से पहले ये करना है. ड्यूरिंग कंबशन आपको क्या करना है? ड्यूरिंग कंबशन व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज? सो देयर इज दिस ओवर फायर एयर. ओवर फायर एयर, इसको आपको नाम क्या याद रखना है? ओवर फायर एयर किस रिलेशन में आपको याद रखना है? ईदर इन द रिलेशन विद नाइट्रस ऑक्साइड्स या फिर डायरेक्टली इट विल कम इन रिलेशन टू कंबशन ऑफ कोल या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी. तो ऐसे नाम दे देगा, ओवर फायर एयर, लाइमस्टोन इंजेक्शन, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन. दीज आर टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड फॉर व्हाट? उसमें नीचे आपके ऑप्शंस होंगे, तो वहां पे ध्यान रखना है आपको. दीज आर पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज. ओके, तो क्या क्या है हमारे यहाँ पे? देखो यहाँ से तो दिख ही रहा है ना, अगर लो NOx बर्नर देगा तो दिख ही रहा है कि भाई क्या मतलब है, बट जैसे इसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा ओवर फायर एयर में. अब दिस इज अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे जब आपका हम कंबशन कर रहे होते हैं तो उसके टॉप लेयर पे, कंबशन के, मान लो ऐसे मल्टीपल लेयर कंबशन हो रहा है तो कंबशन के टॉप लेयर पे यू गिवन ओवर फायर एयर, ताकि और ज्यादा कंबशन हो सके. अभी पॉइंट क्या है कि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ओवर फायर एयर पे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी नहीं पूछेगा. सो दैट इज वाई डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल एंड डू अ पीएचडी, राइट. सिमिलरली लाइमस्टोन इंजेक्शन किस चीज के लिए करते हैं हम? ताकि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड्स इन जनरल का रिडक्शन कर सकें. देन CFBC बॉयलर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFBC? सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन. टेक्नोलॉजी का नाम हो गया. ये किस लिए है? What is this? What is the use of this? Again, this is a pollution control technology, environment friendly technology, ताकि लिग्नाइट है ना, जो लो ग्रेड हाई मॉइस्चर लिग्नाइट है उसका भी अच्छे से यूज हो सके. तो ऑल ऑफ दिस विल अल्टीमेटली कम डाउन टू द पॉइंट कि किस तरीके से पॉल्यूशन कम करनी है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू दिस, है ना. मैच द फॉलोइंग में नहीं आएगी ऐसी चीज. रेदर गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दीज वर्ड्स, ओवर फायर एयर, लाइमस्टोन इंजेक्शन, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, because these are pollution control technologies. Then post combustion, आपके पास क्या क्या है? पहला मैंने पढ़ाई दिया आपको, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. तो नाम से पता चल रहा है ना, डीसल्फराइजेशन तो सल्फर ऑक्साइड्स को कम करेगा. फ्लू गैस में सब कुछ है, लेकिन जब फ्लू गैस का डीसल्फराइजेशन करोगे तो इट विल स्पेसिफिकली टारगेट द सल्फर ऑक्साइड्स कंपोनेंट. क्लियर? देन सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड्स, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन या फिर नॉन कैटालिटिक रिडक्शन. रिडक्शन है ना, रिडक्शन कम कर रहे हैं. देन PM एमिशंस जो होता है आपके पर्टिकुलेट मैटर के एमिशंस हो रहे हैं, तो उनको कैसे करते हैं? हमें तो बहुत सिंपल पढ़ा है हमने. कोई फिल्टर हो सकता है, कोई प्रेसिपिटेटर हो सकता है, राइट. तो प्रेसिपिटेशन पढ़ा था ना स्कूल डेज में, नीचे है ना प्रेसिपिटेट बना देना, पढ़ते थे ना ऐसे फनल, एक टेस्ट ट्यूब में नीचे प्रेसिपिटेट जमा हो गया तो उसको बाद में एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, वैसे ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर टू फिल्टर आउट द थिंग्स दैट कैन कॉज PM एमिशंस. समझ में आ गया? देन व्हाट इज दिस GRAP? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. इसकी फुल फॉर्म लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, सब पढ़ते ही हैं इसको, बट लेट्स डू दिस. एक्शन प्लान, ठीक है. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये किस लिए है? दिल्ली में जब भी, दिल्ली या फिर इवन द NCR रीजन, आई मस्ट से दिल्ली प्लस NCR लिख लो यहाँ पे, जब भी पॉल्यूशन लेवल्स एक बियॉन्ड जाएंगे, एक लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे, तो ग्रेडेड, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेडेड, देयर मस्ट बी मल्टीपल ग्रेड्स. इतना पॉल्यूशन हुआ तो ये ग्रेड, देन ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ऐसे करके. सो इट इज अ 4 स्टेज या 4 ग्रेड टेक्नोलॉजी, या फिर टेक्नोलॉजी भी नहीं बोलूंगा, प्रोसीजर, कि सबसे अगर 201 से 300 के बीच में है. अब यहाँ पे क्या, पहले दिस वाज बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ PM पार्टिकुलेट मैटर. नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड टू AQI. अब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 है तो ग्रेड 1, और बढ़ा तो ग्रेड 2, और बढ़ा तो ग्रेड 3, और बढ़ा तो ग्रेड 4. नाउ अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, इसका एरो इस तरफ, इसका एरो तो कहीं भी नहीं जाएगा, कह रहे तो एंटी हो गया. ग्रेड 4 के बियॉन्ड कुछ जाएगा तो भगवान ही बचाएगा फिर. बट खैर, द पॉइंट इज कि यू हैव टू रिमेंबर दिस. वो PM बोल देगा. अभी भी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो AQI पे होता है, पहले PM पे होता था. सो रिमेंबर दिस, राइट. नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट द GRAP, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? पहले इसका जो बॉडी थी वो अलग थी. नाउ the body is different. Now the body is a commission for air quality management. Commission for air quality management. तो इसको मैच द फॉलोइंग करना याद रख लोगे. यहाँ पे या तो पुरानी अथॉरिटी का नाम, पुरानी अथॉरिटी का तो नहीं देगा, देगा तो CPCB ऐसा कुछ दे देगा.
So it is better that you remember the specific thing, Commission for Air Quality Management. Right? Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is a statutory body. It was formed under the CAQM Act. इसका खुद का अपना एक्ट आया था. इससे पहले EPCA करके एक बॉडी हुआ करती थी जो इस सब चीज़ को हैंडल करती थी, बट नाउ इट इज द CAQM. ठीक है. इसका प्राइमरी गोल क्या है? वही NCR रीजन की एयर क्वालिटी को बेहतर करना. सिंपल सी चीज़ है, नथिंग मोर देन दैट. ओके, देन NAQI, ये तो मतलब वही है अब आपके जो हम हर साल पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ते हैं हम. ये NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? CPCB. कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं? 8. सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. फिर उसके बाद आपका NH3, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड, PM2.5, PM10. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आई वॉन्ट यू टू फोकस, दैट देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड हेयर. ध्यान देना, पेपर में कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं लिखा है. गिव एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू दिस कि in the NAQI index, specifically talking about the NAQI index, okay, in the NAQI, if a question comes on the NAQI index, there is no CO2, okay, there is carbon monoxide but there is no carbon dioxide. clear हो गई बात. then ये CPCB लॉन्च करती है, मतलब NAQI देती है, तो CPCB क्या है? CPCB statutory body under the Water Act. now this is again superbly important, इसलिए मार्क भी कर रखा है. this is superbly important that you remember that it is by the Water Act. else what will do? CPCB is by the CPCB Act, CPCB is by the Environment Protection Act, by the Air Act. No, pollution है ना, आप एयर देख के pollution मारोगे. No, water, it is by the Water Act. Clear? Then entrusted with the power and functions under the Air Act also, formed by the Water Act, constituted by the Water Act. बाद में Air Act के पावर भी इसको दे दिए गए थे, लेकिन अभी भी formed आएगा तो under the constituted under the Water Act. ठीक है. स्टैचुरी पावर्स जो मिलती हैं वो वाटर एक्ट के थ्रू ही मिलती हैं इसको. स्टैचुरी फॉर्मेशन जो हुआ था वाटर एक्ट के थ्रू हुआ था. स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ओके, देन कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वही ये सारे के सारे मेजर्स वगैरह लगाता है. दैट इज नॉट अ बिग डील. नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP, वेदर आई शुड राइट NAQMP भी लिख सकते हैं इसको, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. तो उसमें 4 मेजर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, अगेन कौन कौन से? SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड्स, PM10, PM2.5. ठीक है. सो दीज आर द मेजर 4. यहाँ पे भी CO2 वोट नहीं है, वो याद रखना. देन नेक्स्ट जो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी न्यूज़ है, देयर इज अ प्राण पोर्टल. प्राण बोल लो या प्रन बोल लो, अब इसमें ना आपको बस ये 2 लास्ट का N याद रखना है और यहाँ से इसको आप मैच कर दोगे नॉन अटेनमेंट सिटीज. क्या है ये? दिस प्रन पोर्टल इज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन द नॉन अटेनमेंट सिटीज. बात समझ में आ गई? नॉन अटेनमेंट सिटीज जो हैं, नॉन अटेनमेंट सिटीज मतलब जहां पे NCAP लागू कर रखा है हमने कि यहाँ पे हमें क्लीन करनी है एयर को. ऐसी 131 सिटीज हैं. ओके, सो इन दीज 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज, टू मॉनिटर द NCAP इंप्लीमेंटेशन, वी केम अप विद अ पोर्टल विच इज नॉन एज द प्राण या प्रन पोर्टल. NA देख के नॉन अटेनमेंट याद रखना. ओके, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज. चलो, AQI की कैटेगरीज वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ये याद रखने की जरूरत है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर कि दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू 6 पिलर्स. ये मेंस में शायद एक बार पूछ लिया था, तो मतलब वही है ना, यूपीएससी का भरोसा नहीं है कुछ कि वो ना किस लेवल तक जाएगा. तो 6 पिलर्स या फिर 6 कलर कोडिंग्स या फिर 6 कैटेगरीज ऐसे करके याद रखना. ठीक है. बाकी ये नाम वाम तो नहीं पूछेगा, ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड, डार्क रेड, है ना, ये ऐसे करके है. बट अगेन आई डोंट थिंक दैट इस तरीके से तो पूछेगा. But this is how 6 pillars are there. Okay, then there are firecracker regulations. What is firecracker regulation? Supreme Court ने बोला है भाई कि firecracker जो regulations हैं वो सारी states में लगने चाहिए. That is the news. Now what is around this? There is something that you should know about some chemicals and something. Supreme Court ने सीधा सीधा बोला था कि बेरियम जो कंपाउंड है वो नहीं अप्लाई होगा, वो नहीं यूज होगा किसी भी फायर क्रैकर में. बेरियम एंड अदर बैंड केमिकल्स विल नॉट बी यूज्ड इन एनी ऑफ द क्रैकर. अब बेरियम क्यों स्पेसिफिकली? बिकॉज बेरियम इज हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस. तो ये आपको याद रखना है ना. बेरियम नाइट्रेट हाईली पॉइजनस, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी इश्यूज करता है. देन देयर आर सम अदर, वैसे तो लंबी लिस्ट है बट मैंने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो समझ निकाल लिए. स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम का एक बहुत तगड़ा काम क्या करता है, वो बॉडी में कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है.
राइट। बॉडी में, आपकी बॉडी में कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है। आपकी मैं ना करे भगवान, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, माफ़ करो मेरे को। जिसकी बॉडी में ज़्यादा है कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है। ओके, देन KNO3, दिस इज कार्सिनोजेनिक, इससे कैंसर होता है आपका। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर कंपाउंड बायोअक्यूमुलेट हो जाता है। बायोअक्यूमुलेशन का मतलब पता है ना, चलो ठीक है, एक होमवर्क है, बायोअक्यूमुलेशन वर्सेस बायोमैग्निफिकेशन, ये पता करके राइट इट इन द कमेंट्स। बायोअक्यूमुलेशन वर्सेस बायोमैग्निफिकेशन। ओके, अगेन कार्सिनोजेनिक, आर्सेनिक से लंग कैंसर, तो ज़्यादातर ये कार्सिनोजेनिक होते ही हैं, ज़्यादातर कार्सिनोजेनिक होते ही हैं, ज़्यादातर मतलब इनमें, मतलब यार वही है ना कि कैंसर का रिस्क भी अगर थोड़ा सा बढ़ाएगा तो भी दे आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेंस। तो इसलिए हमें मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। दे विल बी एन ओपन एरीना, अगर पूछेगा कि कार्सिनोजेनिक है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% वो होगा ही होगा। ठीक है, ये सब वही एप्टीट्यूड वाली सीरीज में समझाया ही है मैंने ये सब। ठीक है, ग्रीन क्रैकर क्या नहीं होता है, ग्रीन क्रैकर में ऐसा क्या नहीं होता है, सबसे पहले क्या नहीं होता है, BnO3। व्हाट इज BnO3? बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। ग्रीन क्रैकर्स में बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है, जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। देन 30% रिडक्शन इन PM यूजिंग KNO3, KNO3 जो हमने ऊपर बात की अभी, तो KNO3 को क्या करता है, ये कम करता जाता है। 30% रिडक्शन, KNO3 को ऑक्सीडेंट की तरह यूज करेगा, पर्टिकुलर मैटर को कम कर लेगा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 100% नहीं है, जस्ट 30% रिडक्शन इन पर्टिकुलर मैटर इवन फ्रॉम ग्रीन क्रैकर्स। वी आर जस्ट हैविंग 30% रिडक्शन इन पर्टिकुलर मैटर। कौन डेवलप कर रहा है, ऑब्वियसली CSIR नीरी नागपुर में, ये सब मतलब बेस्ड है, तो ठीक है, नॉट अ, मतलब ये तो हमें पता ही है, CSIR और नीरी, वी नो अबाउट दिस। देन क्या क्या नाम है, श्वास, स्टार, सफल, ईलडी, ENR, ऐसी चीज़ें हैं जो ये मतलब नाम है। तो ये जो जस्ट रिमेंबर है ना, पूछ लेगा ऐसे व्हाट आर श्वास, स्टार, सफल, तो अभी स्टार देखते क्या लगेगा, स्टार रेटिंग टाइप लगेगा। वैसे तो हेरा फेरी वालों, जिन्होंने हेरा फेरी देखी, उनको स्टार फिशरीज भी लग सकता है। देखते हैं ये वाला जो कितने लोगों को समझ में आता है। देखते हैं हेरा फेरी जैसी क्लासिकल मूवी इन लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, कॉमेंट्स में बताना। तो बाकी श्वास, स्टार, सफल, ईलडी, ENR, व्हाट आर दीज? ग्रीन क्रैकर्स, राइट? सो वी विल रिमेंबर दिस। ओके, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। देन देयर इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक हेयर ऑफ स्टबल बर्निंग, उसमें कुछ था नहीं तो दैट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि दीज नोट्स आर लाइक रियली सुपर कूल। लेट मी शो यू। जैसे दिस इज रिगार्डिंग, हाँ दिस इज द टॉपिक अबाउट स्टबल बर्निंग वगैरह। तो अभी देखो, स्टबल बर्निंग के बारे में सबको पता है, स्टबल को फायर लगा देना इज स्टबल बर्निंग। अब ये चीज़ क्यों लिखनी है नोट्स में, बात समझ में ठीक है ना। उससे एमिशंस होते हैं बहुत सारे गैसेस के, सबके बहुत लॉस होता है सॉइल को, प्लांट्स को, इसको उसको नहीं लिखना है ना भाई, ये कॉमन चीज़ें हैं। टू रिमेंबर दीज थिंग्स इन योर हेड, वॉच द MCQ एप्टीट्यूड सीरीज अगर यहाँ गलतियाँ कर रहे हो तो। ओके, फिर जैसे ये है कि 1 टन अगर स्टेबल बर्न होगा तो उससे क्या निकलेगा, अब वो नहीं ऐसे पूछने वाला है आपसे, है ना। दीज आर नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन UPSC, नॉट टिल डेट एक्चुअली आज से 1-2 साल बाद UPSC कुछ कर दे तो अलग बात है। सिमिलरली लुक एट दिस, है ना, कि भाई क्या मतलब किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो स्टबल बर्निंग को, राइट। तो जैसे दीज आर जस्ट 3 ऑप्शंस गिवन। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में 3 ही चीज़ें हैं स्टबल बर्निंग को यूज़ करने की। जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि आप उससे फ्यूल सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, बायो CNG बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। अरे मैं कह रहा हूँ, देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ स्टार्टअप विच इज़ डूइंग व्हाट, स्टबल को यूज़ करके, ठीक है, उससे कार्डबोर्ड बना रही है। ठीक है, फिर एक कंपनी है जो स्टबल को यूज़ करके बैग्स बना रही है, क्रश करके उनको। अब ये सब चीज़ें आएंगी तो मतलब समझ रहे हो ना, देयर लाइक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ सच अ थिंग हैपनिंग। तो इसलिए इन चीज़ों को इंक्लूड करना या लिखना आपको नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर हेड। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, प्रीलिम्स मोड रिवीजन, प्रीलिम्स मोड में रहकर रिवाइज करो, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्या। ओके ओके, गुड गुड गुड, सॉरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग क्लाउड सीडिंग। प्रेसिपिटेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाम पे फोकस करो, बताया ना लेक्चर में, मैंने बताया, फिर सोमेन सर ने बताया, फिर हमारे AR-15 कुणाल भाई आए थे, उन्होंने बताया। क्लाउड को सीड कर दिया। किसी भी चीज़ की सीडिंग करते हो तो क्या करोगे, बढ़ा रहे हो ना उसको। अब क्लाउड बढ़ा के क्या करना है, शेड थोड़ी बनानी है। ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगी, तो टू इंक्रीज प्रेसिपिटेशन वी डू क्लाउड सीडिंग। व्हाट आर द केमिकल्स यूज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट इज सिल्वर आयोडाइड, okay, remember this. Then
अरे यार मैं इसको मार्क करके आपको परेशान ना कर दूं, रुको थोड़ा साफ रखते हैं इसको, नहीं तो बच्चे गालियाँ देंगे। गाली तो मेरे को नहीं देंगे, नाराज़ हो जाएंगे, बोलना चाहिए। खैर हाँ, सो अरे आई वॉज यूजिंग हाईलाइटर ना, हाँ क्लाउड सीडिंग, ठीक है। केमिकल्स यूज आर सिल्वर आयोडाइड, देन पोटेशियम आयोडाइड, देन सोडियम क्लोराइड, देन ड्राई आइस। तो बहुत सारे, देर आर अ लॉट ऑफ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है NaCl, मतलब ठीक है। सो देर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ केमिकल्स दैट कैन बी यूज्ड। कंडीशन क्या, मतलब क्या कंडीशंस अच्छी होती हैं फॉर क्लाउड सीडिंग टू वर्क? तो फर्स्ट देयर शुड बी डीप क्लाउड्स। डीप क्लाउड का मतलब क्या है? डेंस क्लाउड होने चाहिए थोड़ा, जिनमें आप अगर सीडिंग करोगे तो दे विल बिकम हैवी एंड पोर फास्ट, जल्दी जल्दी बारिश करेंगे। देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी अ बिट मोर। देन दे शुड नीड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, देयर शुड बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड इन द क्लाउड्स। मतलब क्या है कि जो लिक्विड है क्लाउड्स के अंदर वो थोड़ा ज्यादा, मतलब ऐसे ज्यादा सुपर कूल्ड होगा तो क्या है, एज सुन एज यू डू अ सीडिंग देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। रदर अगर ऐसे सोचो ना, इसका अपोजिट सोचो, अगर क्लाउड डेंस ही नहीं होगा और आप उसकी सीडिंग करते रहो तो पहले तो वो वक्त लेगा ना डेंस होने में। अगर ऑलरेडी उसमें डेंस चीजें हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो जल्दी है ना, इट विल बी क्विक, द प्रोसेस विल बी क्विकर। फिर द नेक्स्ट इज, तो इसमें इतना ही है, समझ में आ गया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी आपकी, ये समझना कि डेंस क्लाउड होना चाहिए, है ना, फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा क्या याद रखना है, केमिकल्स कौन से यूज होते हैं। डन, क्लियर। ड्राई आइस कौन सा केमिकल है, इस बार न्यूज में भी था ये, वो गुड़गांव के बार में कुछ हो गया था ना। तो व्हाट इज द केमिकल इन ड्राई आइस, तो इट इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो किसी ने वो ड्राई आइस खिलाना था, उसकी जगह पता नहीं क्या, तो कोई और चीज़ थी वो खिला दी, एंड दे माउथ गोट, हाँ ड्राई आइस खिला दिया, मिश्री समझ के ड्राई आइस खा ली लोगों ने, पता नहीं मतलब कुछ तो हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। क्या, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2023 कौन देता है? ऑब्वियसली MOFCC देता है, राइट। तो नाम से पता चल रहा है, देयर इज नथिंग लाइक इसमें कि याद करना है आपको। देन ऑब्वियसली अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट। स्वच्छ वायु, वायु सर्वेक्षण तो क्लीन एयर। अगेन 131 सिटीज वही है ये नॉन अटेनमेंट वाली, तो वहीं चल रहा है NC पे, तो वहीं मिले, उन्हीं में से मिलेगा। देन सेल्फ असेसमेंट होता है, एक फ्रेमवर्क दे दिया है प्राण पोर्टल, दोबारा देखो है ना, पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी, प्राण पोर्टल, ठीक, याद रखना है। NA नॉन अटेनमेंट। फिर इवैल्यूएशन कौन करता है? CPCB के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन से एक्ट के अंदर था बता दो फटाफट। क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट होते हैं? अब देखो ये मैंने यहाँ पे क्यों ऑल ऑफ द अबव लिखा है, या फिर क्यों मतलब यहाँ पे मैम ने नोट्स में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, इसलिए लिखा है ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, 8-10 चीज़ें हैं क्राइटेरियाज में। व्हीकल डस्ट, रोड डस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रीज से वेस्ट, PM10, राइट, पब्लिक वाली चीज़ें, कितना आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, बाकी एमिशंस कितने हो रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट। तो ऐसा नहीं आएगा कि UPSC को ऐसा अलग से ही कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया निकाल के ले आएगा, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरीज में सिटीज को बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। अगर 3 मिलियन तक की पॉपुलेशन है, ये 3 माइनस लिख दो यहाँ पे, अगर 3 मिलियन तक की पॉपुलेशन है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। देन देयर इज अ 3 to 10 एंड देयर इज अ 10+, ओके। इंदौर, सो उस कैटेगरी में 10+ वाली कैटेगरी में इंदौर मतलब शानदार परफॉर्म करते हैं, हमें पता है। देन इन द 3 to 10 कैटेगरी देयर इज अमरावती, एंड देन इन द लाइक 3 अप टिल 3 कैटेगरी देयर इज परवाणु। यार ये नाम मेरे को बड़ा सही लगता है, परवाणु, ओके क्लियर। तो अमरावती महाराष्ट्र में, इंदौर MP में, और परवाणु आपका हिमाचल प्रदेश में। देन नेक्स्ट कम्स आपका वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन समझ में आ गया, अभी तक हमने सारा कवर कर लिया, क्लियर। देन नेक्स्ट इज आपका वाटर पॉल्यूशन। नाउ इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, देयर इज अ डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। देखो हर उसके ना एक मिनिस्ट्री होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या फिर कुछ बॉडीज होती हैं। तो जैसे आप देखोगे कि बार बार एयर पॉल्यूशन की बात करने में CPCB का नाम आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल। सिमिलरली व्हेन यू विल टॉक अबाउट वाटर, बार बार मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का नाम आएगा, एंड ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तो चलती है, ओके। तो इससे भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगेन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, ग्राउंड वाटर में जितना रिसोर्स है उसका असेसमेंट कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज कर रही है, ठीक। देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ना, ग्राउंड वाटर वर्दीनेस, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, सब चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं कि भाई व्हाट आर द स्पेसिफिक क्राइटेरियाज। अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 70% तक है तो सेफ है, अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 70 से 90 हो गया तो सेमी क्रिटिकल, एंड 90 से ज़्यादा हो गया तो क्रिटिकल, राइट। वी ऑलरेडी नो कि भाई ओवर एक्सप्लॉइटेड तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा ग्राउंड वाटर है ही, दिस इज लाइक ये तो सच ही है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कब होता है? जब एक्सट्रैक्शन जो है वो रिचार्ज से ज़्यादा हो, है ना। रिचार्ज तो हो नहीं रहा ग्राउंड वाटर का, कंक्रीट बना दिया है, सारा रन ऑफ हो जा रहा है,
तो और एक्सट्रैक्शन तो कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बैंगलोर वाटर क्राइसिस इज टू मच इज न्यू, इट्स लाइक हेविली इन न्यूज. तो वहां पे यही दिक्कत है, एक्सप्लोइट लाइक ओवर एक्सट्रैक्शन है, ओवर एक्सप्लोइटेशन है और रिचार्ज हो नहीं रहा है. तो 17% ऑफ द टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया इज ऑलरेडी ओवर एक्सप्लोइटेड इन द कंट्री. करेक्ट, समझ में आया ना? ये जितना रिचार्ज हो सकता है, जो रिचार्ज वर्दी एरिया है, उसमें से 17% में ओवर एक्सप्लोइटेशन चल रहा है. नाउ इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, ये तो हमें पता ही है. कंबाइंड हम यूएस और चाइना से ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं. वाटर लेवल इवन इन वेल्स, है ना, इवन इन लाइक मोर देन 60% वेल्स इज ऑलरेडी एट अ वेरी लो लेवल, हैज़ ऑलरेडी गॉन डाउन, हैज़ ऑलरेडी डिक्रीज्ड. ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है यार, थोड़ी थोड़ी सी. मैंने बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नोट्स में लिखी गई हैं. ओके, नेक्स्ट विद द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन फरीदाबाद, हरियाणा. ठीक है, फरीदाबाद में है ये. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पे ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्लीज़ तो ध्यान से यार. अच्छा, एक होमवर्क है आपका, आपको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पढ़ के आना है. कमेंट में बताना, हो सकता है डिफरेंस भी बता देना दोनों में. देन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑब्वियसली, एंड देन 1970 में एस्टेब्लिश, एंड 1972 में इसका कुछ मर्जर हुआ था विद सम अदर बॉडी. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि 1970 में ये एस्टेब्लिश हुई थी. क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वाटर ट्रेडिंग. तो वाटर ट्रेडिंग में देखो फिर से वही पॉइंट है, नेम वाटर ट्रेडिंग. किस तरीके से हम वाटर और उससे एसोसिएटेड चीज़ों की ट्रेडिंग करा सकते हैं. ट्रेडिंग कहाँ होगी? कोई ना कोई मार्केट बनेगा तभी ट्रेडिंग होती है. घर पे बैठ के तो मतलब घर के अंदर तो ट्रेडिंग नहीं होती है. तो देयर हैज़ टू बी अ वाटर मार्केट. तो मार्केट मैकेनिज्म वेयर वाटर कैन बी ट्रीटेड एज अ कमोडिटी. सिंपल, बात समझ में आ गई? देन अ वाटर कंपनी, देखो कोई भी अभी क्या है, अब इसमें वही चीज़ें होंगी. कोई एक वाटर कंपनी बनेगी, वो वाटर खरीद सकती है किसी तीसरी पार्टी से और अपने यूजर्स को बेच सकती है. ये तो ट्रेडिंग होती है. दैट इज अ सिंपल फंड ऑफ ट्रेडिंग. तो दैट पॉइंट इज हियर, राइट. फिर ट्रांसफरेबल वाटर एंटाइटलमेंट, वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स, वाटर यूजेस इंक्लूडिंग. अब देखो जो जितने भी लोगों को वाटर रीयूज सर्टिफिकेट मिलेंगे वो कोई भी हो सकता है. दे कैन बी इंडिविजुअल्स, दे कैन बी फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, दे कैन बी म्यूनिसिपैलिटीज, दे कैन बी अक्रॉस सेक्टर्स, रेसिडेंशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं जिनको वाटर रीयूज सर्टिफिकेट मिलेंगे. मतलब क्या है वाटर रीयूज सर्टिफिकेट का? कि इतना इतना आपका टारगेट है वाटर रीयूज करने का, अगर आपने अचीव कर लिया ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको आप कहीं जाके ट्रेड कर सकते हो फॉर समथिंग एल्स. ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है 2 चीजें, वाटर एंटाइटलमेंट एंड वाटर सर्टिफिकेट्स, रीयूज सर्टिफिकेट्स. ये बहुत चीजें क्या हैं? ट्रेडेबल हैं. ठीक है, लिख देता हूं मैं, वाटर एंटाइटलमेंट एंड वाटर सर्टिफिकेट, both of these are tradable. Clear, बात समझ में आ गई? Then again uses with water use certificate. क्या करोगे? ओपन मार्केट में उनकी सेलिंग करोगे, परचेजिंग करोगे. अगर आपके टारगेट्स पूरे हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो आप किसी ऐसी कंपनी को बेच सकते हो जिसके टारगेट पूरे नहीं हुए, एंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज द बेसिक फंडा. जैसे हम बात करते थे ना एयर क्वालिटी में भी, ग्रीन में भी, कि ग्रीन चीज़ों की ट्रेडिंग है ना, हमने इतना अचीव कर लिया. एमिशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट सुने थे ना, इतना एमिशन रिड्यूस कर लिया हमने, एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट इतना रिड्यूस कर लिया, तो अभी उसको डील कर सकते हैं. सिमिलरली इट इज विद वाटर. ठीक, डन. चलिए, ओके, देन वी हैव द नेशनल वाटर अवार्ड्स. तो नेशनल वाटर अवार्ड्स में सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? बेस्ट स्टेट किसको मिला है? एमपी को. तो ये कैसे याद रख सकते हो? इंदौर से याद रख लो, है ना. इंदौर एमपी में है, वो अपने उसमें बेस्ट है, और यहाँ पे ये बेस्ट हो गया. कौन देता है वाटर अवार्ड्स? इस साल तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर किए हैं. देन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? गंजम, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. मुझे बताओ किस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए गंजम डिस्ट्रिक्ट फेमस है? किस पर्टिकुलर स्पीशी के लिए गंजम डिस्ट्रिक्ट फेमस है? टेल मी इन द कमेंट्स. देन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. अभी देखो ये अगला टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये आप कैसे मेजर करते हो जनरली? सो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. कितना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनमें. कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर? अगर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, समझो एरोबिक कोई ये वाटर बॉडी है, ठीक है, इसमें सपोज करो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है. नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नीडेड
by certain aerobic organisms to break it down, to break down the organic matter. That is called biological oxygen demand. और इसी प्रोसेस को जब ऑक्सीडेशन के थ्रू किया जाए, दैट इज नॉन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है. तो हमेशा क्या होगा, हमेशा द वैल्यू ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वुड बी मोर देन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हमेशा. अब इसमें एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है. बीओडी और सीओडी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी इज मोर पॉल्यूटेड. हायर द बीओडी सीओडी लेवल्स, हायर द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. एंड वाई सो, क्योंकि अगर एक वाटर बॉडी में बीओडी सीओडी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है, मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो गया है, ज्यादा डिकम्पोज करना है, ज्यादा ब्रेक डाउन करना है. दैट इज वाई द वैल्यू इज हाई. अरे मैं दोबारा ये यूज कर रहा हूँ, हाईलाइटर का है. हाँ ठीक है. देन द नेक्स्ट वी हैव इज द सेंट्रल वाटर कमीशन. दिस इज अटैच टू, ऑब्वियसली मैंने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पे बार बार दिखेगा आपको. दे हैव कम अप विद द फ्लड वॉच ऐप. अब इसमें फ्लड वॉच ऐप आप याद थोड़ी करोगे बैठ के, नाम से समझ में आ रहा है दैट दिस विल बी रिलेटेड टू फ्लड एंड उसका डेटा. करेक्ट, फ्लड सिचुएशंस का रियल टाइम अपडेट, रियल टाइम डेटा, फ्लड वॉच है ना, वी आर वॉचिंग द फ्लड. तो ये चीजें इसके बियॉन्ड याद नहीं करनी है. देन देयर इज अ जल दिवाली. उसकी थीम क्या थी, विमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर विमेन. ये कैंपेन है जो जल दिवाली के अंदर लॉन्च हुआ था. किसने किया ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजों को बस याद रखना है. यहाँ पे वो कोई और मिनिस्ट्री दे देगा, जल ऑब्वियसली है ना. तो जल दिवाली इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. हालांकि लेट मी टेल यू, थ्रू PYQs I've seen that UPSC generally doesn't play like this. अगर स्किल्स की बात हो रही है तो जनरली द मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अगर ट्राइब्स की बात हो रही है तो जनरली द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स. अगर माइंस की बात हो रही है जनरली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. तो जनरली यूपीएससी ऐसी वाली चीजों पे प्ले नहीं करता है जहां पे यू नो जबरदस्ती ये है डिफरेंस है टेस्ट सीरीज और यूपीएससी क्वेश्चंस के बीच में. यू विल रेयरली फाइंड अ क्वेश्चन इन यूपीएससी वेयर देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरी है और वो दे दी है. जैसे कि इस वाले केस में है ना, जैसे कि मैं आपको पिछले उसमें समझा रहा था, देयर वाज दिस रेलवे का ना, बताना मुझे किसी को याद है तो, इकोनॉमी के लास्ट लेक्चर में कोई रेलवे की एक वो थी ना बॉडी जो रेलवे की ऑडिटिंग वगैरह के लिए शायद रिस्पॉन्सिबल थी और वो सिविल एविएशन के अंडर थी, है ना. तो ऐसे में हमें फोकस कर लेना है एक बार, याद कर लेना है एक बार, लेकिन डरना नहीं है कि यू नो हर मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है. ठीक है भाई. जल दिवाली, अभी ये भी क्यों हो गया, जल दिवाली भी इसके अंदर क्यों आ गया, क्योंकि देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अमृत मिशन एंड द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन विच आर बोथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. इसलिए यहाँ पे ऐसे आ गया, नहीं तो नहीं आता, नहीं तो जल शक्ति ही होता. ये जो कैंपेन है, दिस कैंपेन, दिस एंटायर कैंपेन इज अंडर अमृत एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. समझ गए, इसलिए ये मिनिस्ट्री आ गई, ये लिंकेज है. चलो वाटर समझ में आ गया. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो उसमें सबसे पहली चीज है प्लास्टिक ओवरशूट डे. इसकी रिपोर्ट कौन देता है, अर्थ एक्शन, प्लास्टिक ओवरशूट डे. एंड इसकी रिपोर्ट कौन देता है, देयर इज दिस अर्थ एक्शन कंसल्टेंसी बोल लो, ऑर्गेनाइजेशन बोल लो. क्लियर, ठीक है. अभी प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब क्या है, लेट अस सी दैट एज वेल. नाम से पता चल रहा है जब प्लास्टिक ओवरशूट कर जाए किसी चीज का, मतलब ओवरशूट करना क्या है कि भाई हमारी इतनी कैपेसिटी है उसको मैनेज करने की, है ना, और वो उसके ऊपर चली गई है, इतनी कैपेसिटी है उसके ऊपर चली गई है, दैट इज ओवरशूट. सिंपल. तो अभी फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा हमने ऑन इन जुलाई 2023, 28 जुलाई 2023 को फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा गया अर्थ पे. इंडिया में इस प्लास्टिक ओवरशूट डे बहुत जल्द मिलता है, 6 जनवरी 2023 को. तो मतलब वी एग्जॉस्ट आर मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक्स सो सून कि भाई पूरे साल जो बनेगा उसका क्या ही करना है. दैट इज वाई इंडिया इज अमंग द 12 नेशंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेट्स. तो ज्यादातर इन सब कंट्रीज में जो ओवरशूट डे है वो इतनी जल्दी आ जाएगा, और क्योंकि बाकी कंट्रीज ठीक परफॉर्म कर रही होंगी मैनेजमेंट पे, दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 जनवरी एंड 28 जुलाई. समझ आया, ठीक है. देन लेट्स कम टू अ फ्यू इनिशिएटिव्स दैट इंडिया एंड वर्ल्ड में जो चल रहे हैं. सो फॉर इंडिया वी कैन टॉक अबाउट फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स.
सिंगल यूज प्लास्टिक तो पूरी की पूरी प्रोहिबिटेड है, ये हमें पता है। नाउ अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, प्लास्टिक के माइक्रोन्स बढ़ाते जाएंगे। तो आपने देखा होगा ना आजकल जो अगर आप किसी भी मतलब कहीं से सामान लेते हैं, मॉल है, दुकान पे से भी, तो जो प्लास्टिक बैग मिलता है वो थोड़ा सा अलग है। पहले एकदम ऐसे स्ट्रेचेबल पन्नी मिलती थी बिल्कुल ना, तो वो माइक्रोन्स पे बहुत कम होती है। तो वो ज़्यादा मतलब बहुत टफ है उसको लाइक प्रोसेस करना, डिग्रेड करना, कुछ भी। बट हेयर as and as the microns keep on increasing, as and as the thickness keeps on increasing of the plastic, what will happen is आसान हो जाएगा उसको डिग्रेड करना, उसको यूज करना, उसको रिसाइकिल करना। इट विल बी नॉट दैट हार्मफुल। तो माइक्रोन्स हम बढ़ाते जा रहे हैं करंटली। द माइक्रोन्स तो ये स्टार्ट हुआ था शायद लाइक स्टार्ट तो 30 से हुआ था, फिर 50, 75, नाउ वी हैव रीच्ड टिल 120 माइक्रोन्स। इतना थिकनेस का प्लास्टिक अलाउड है अब, राइट। देन इसके अलावा देयर आर ऑब्वियसली द ईपीआर गाइडलाइंस, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस। ओके, इस पे पहले भी क्वेश्चन आया, तो अभी आपको याद रखना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस आर आल्सो विद इन द प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स। कूल। देन देयर इज एन अनप्लास्टिक कलेक्टिव। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया के 2-3 चीजें इसमें पार्टिसिपेटिव हैं। वन इज द CII, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। देन देयर इज WEF इंडिया, सॉरी, देन देयर इज द WWF इंडिया, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ, जो इंडिया वाला जो यूज कर रहा है। एंड देन वी हैव द UNEP। कूल। तो ये सब मिलकर इन्होंने UN प्लास्टिक कलेक्टिव यूज किया है, लेके आए हैं। सिंपल। देन प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स, ये इनिशिएटिव्स प्रकृति ग्रीन है ना, ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नहीं पूछा जाएगा, नॉट इंपॉर्टेंट। ये वाला थोड़ा लग रहा है फिर भी कि हाँ चलो। UN प्लास्टिक मतलब UN से याद रखो कि UNEP की कोई बॉडी है, बट एक्चुअली में इट इज अनप्लास्टिक, है ना, अनप्लास्टिक, प्लास्टिक अनप्लास्टिक। चलो देन नेक्स्ट इज UNEA। व्हाट इज UNEA? यूनाइटेड नेशन का अगेन इनिशिएटिव टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का इनिशिएटिव टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसकी अभी 5th मीटिंग हुई थी इन नायरोबी, और वहां पे वही बात हुई कि भाई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट एक साइन किया है हमने, इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। देन इसी वाले एग्रीमेंट में बोला था कि 2024 तक हो जाएगा, हम एंड प्लास्टिक करेंगे, ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देन वी हैव अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन लिटर, ये UNCSD। व्हाट इज UNCSD? कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही आपकी Rio+20 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली 2015-14 में जब भी हुई थी वो। सो वी हैव दैट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन लिटर, उसमें भी ये सब चीज़ें आई थी। UNEA में आई थी 2024 में कर देंगे, पर हुआ नहीं है, वो UNEA की 5th मीटिंग में थी। देन Rio+20 की मीटिंग में भी बात हुई थी, बट अगेन दैट इज द पॉइंट। देन देयर इज दिस ग्लो लिटर प्रोजेक्ट, है ना, बिटवीन नॉर्वे, IMO, FAO। इंडिया नहीं है इसमें पार्टिसिपेटिव, ये आपको याद रखना है। इट इज लाइक इंडिया इज नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ इट, दो FAO is a part of it and FAO is a worldwide body, but India is not directly related to the as a government level. So government of Norway, IMO and FAO obviously किस चीज के लिए, लिटर, कौन सा लिटर, मरीन लिटर, रिड्यूस मरीन लिटर। ठीक है। देन लास्ट वी हैव द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर, ये बहुत पहले आया था 1972 में, इसको लंदन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो लंदन कन्वेंशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मरीन पॉल्यूशन, इतना याद रखना है बस, ये ऐसे करके। ठीक है। लंदन कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज मरीन पॉल्यूशन। जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये एक कॉन्सेप्ट है जो UNEP में रिसेंटली नेगोशिएट हुआ है, एंड दे आर टॉकिंग ऑफ एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। ग्लोबल बैन लगेगा उन हाईएस्ट रिस्क ऑफ प्लास्टिक जो होता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल यूज होगा, तो भी अगर कोई भी ऐसी प्लास्टिक है जो रिस्क वाली है, हाईएस्ट रिस्क वाली जो भी प्लास्टिक है, नॉट जस्ट सिंगल यूज, बियॉन्ड दैट ऑल्सो, शॉर्ट लिव्ड प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक और भी प्लास्टिक, हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक पे बैन लगेगा। ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट वी हैव द INC। व्हाट इज द INC? UNEP की इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है जिसने ये दिया है ना, UNEP की इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जिसने पूरा रिलीज किया है। व्हाट इज दिस इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बाय द UNEP? इट इज टास्क्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस लीगल, यही बना रही है पूरा लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये 2024 के एंड तक इसको नेगोशिएशन को कंप्लीट कर देंगे और एक लीगल ट्रीटी लेके आएंगे, ऐसा इनका मानना है, बोलना है। डन। सो वी आर डन विथ दिस मरीन एंड प्लास्टिक, ये सब हो गया, वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया। देन नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, इसे पॉल्यूशन के अंदर ही चल रही है, बात समझ में आ रही है ना? देखा, मैं दिखाता हूँ, रुको, थोड़ा आपको आइडिया भी रहना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं।
तो फर्स्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था, देन वी आर डूइंग द सेकंड वन हियर पॉल्यूशन। तो इसमें हमने अभी एयर पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, प्लास्टिक पढ़ लिया। नाउ देयर आर लैंड डिग्रेडेशन टॉपिक्स एंड देन देयर आर सम जनरल टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स। तो हमारा ये वाला भी डन हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक टू दिस। कहाँ गए नोट्स, ये रहे। ओके, लैंड डिग्रेडेशन। सबसे पहले यूएनसीसीडी डेटा डैशबोर्ड। यूएनसीसीडी क्या है आपका? वही द कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड। सबसे पहली बार इसका डेटा डैशबोर्ड आया है और इसने कुछ कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले इंडियाज 9.4% रिपोर्टेड लैंड एरिया इज डिग्रेडेड। जितना इंडिया का पूरा लैंड एरिया है उसमें से 9.45%, नियरली मतलब मोर देन 9 लेस देन 10 ऐसे करके याद रखो, उतने के आसपास ही पूछेगा, इज डिग्रेडेड, ऑलरेडी डिग्रेडेड, और ये बढ़ता ही जा रहा है। दिस डेटा इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, है ना, चाहे ड्रॉट का डेटा हो कुछ भी। अब ऑब्वियसली दिस कैन बी लाइक डायरेक्टली यूज्ड इन मेंस, बट थोड़ा सा आइडिया रखो ताकि आपको पता रहे। देन व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट? इट इज कि भाई 2030 तक हम इसको अचीव कर लेंगे, टारगेट्स फॉर 2030। अच्छा, नाम से समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी? वर्ड सुना है ना सबने, ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब समझ में आ रहा है? जब लैंड अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी खो दे या फिर वो कम होने लगे, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। उसकी न्यूट्रलिटी करनी है, तो मतलब लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही थी उसको रोकना है, उसको स्टेबलाइज करना है और लैंड की क्वालिटी को स्टेबल या इंक्रीज करना है। तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसके टारगेट वगैरह 2030 के ही हैं। इंडिया ने बोन चैलेंज है ना, ये बहुत फेमस है, द बोन चैलेंज प्लान प्लेज, ये बहुत फेमस है, दिस इज रियली फेमस। तो इंडिया ने इसमें बोला है कि विल ब्रिंग 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, डिफोरेस्टेटेड है, उसको वापस से रिक्लेम रिस्टोर करा लेंगे हम बाय 2030। तो 26 बाय 2030। देन डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एटलस आ गया इंडिया में, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान हम सबको पता ही है, राइट। देन वी हैव द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें। डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, फिर तो सब कुछ ही चल रहा है। ओके, देन वी हैव जस्ट स्पोकन ऑफ द यूएनसीसीडी। व्हाट इज इट? इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क फॉर डेजर्टिफिकेशन, ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क फॉर डेजर्टिफिकेशन। बहुत मेंबर्स हैं भाई इसमें, 197 पार्टीज टू कन्वेंशन, है ना। इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, सब है इसमें, देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स हियर। द नॉर्दर्न मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे। Then they also come up with a global drought snapshot report. Recently आई थी COP28 हुआ था, उसमें recently there was a global drought snapshot report. Cool. कौन लेके आया? UNCCD। UNCCD के अपने बहुत सारे फ्रेमवर्क भी चलते हैं, बट ठीक है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। The next topic is sand and dust storm report. Sand and dust storms, नाम से समझ में आ रहा है, sand storms, dust storms। ये इसके अराउंड एक पूरी रिपोर्ट कौन लेके आया? FAO। इसको कैसे याद रखना है कि भाई सैंड और डस्ट सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करेगी? फूड को इफेक्ट करेगी, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगी, लैंड को इफेक्ट करेगी। सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू FAO। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़्यादातर जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं, दे आर मोस्टली बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेरी फ्यू आर बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज। लाइक 1/4 एंथ्रोपोजेनिक, 25% एंथ्रोपोजेनिक एंड मेजरली बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये उल्टा करके बोल देगा, बोलेगा कि FAO हैज रिसेंटली कम अप विद अ रिपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज। लगेगा कि भाई ठीक ही बोल रहा है, बट नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्यू लाइक 1/4 आर बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज। देन व्हाट आर द मेजर इम्पैक्ट्स? वार्मिंग, ग्लेशियल मेल्टिंग, एग्रीकल्चर यील्ड, ये सब चीज़ें हैं। व्हाट आर वी डूइंग टू कर्ब इट? इंडिया में एक अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड देन NMGI अंडर द NAPCC, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जी इंडिया में चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आपका UNCCD तो चल ही रहा है इतने टाइम से। देन वी हैव अ यूनाइटेड नेशन कोalition ऑन कॉम्बैटिंग स्पेसिफिकली SDS, है ना, SDS को कॉम्बैट करने के लिए स्पेसिफिकली ये UNCCD का ही है ये भी। एंड देन वी हैव अ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट बाय, ये इसी का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, तो याद रख सकते हो SDS प्रोजेक्ट। अगर स्पेसिफिक SDS प्रोजेक्ट की बात करें वो WMO, SDS कोएलिशन की बात करें UNCCD, ठीक है। और इंडिया में आपको समझ में आएंगे, देयर इज एन अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली की जो हिल रेंज है उसके चारों तरफ एक बफर एरिया बना रहे हैं ताकि वो जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है वो अरावली तक ना पहुंचे,
सो इट्स लाइक अ ग्रीन वॉल खड़ी कर रहे हैं उसके बीच में, मतलब लिटरली नहीं बट काइंड ऑफ अ बफर एरिया. देन सम अदर न्यूज़ दैट कैन बी रेड. तो ये था अबाउट जो मैंने आपको दिखाया, ये दिखा रहा था ना मैं आपको. हाँ, सो लैंड डिग्रेडेशन. नाउ वी कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड देन वी विल सी इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड वी विल डन विद दिस टॉपिक. तो सबसे पहले ओजोन. ओजोन का आपको पता है इट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. एंड व्हेन डज इट बिकम अ पॉल्यूटेंट? व्हेन टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कंबाइन टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. व्हाट आर दोज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स? ये यूपीएससी ने पूछा भी था इस बार शायद मेंस में. वन इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर वन इज द वीओसीज. व्हाट आर द वीओसीज? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जब ये दोनों चीजें सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं, क्या बनाती हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन. देन वी हैव द चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड. कौन देता है? यूएनईपी देता है. यूएन का ऑब्वियसली हाईएस्ट एनवायरनमेंट ओनर है ये, टू एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन कंप्लीटली. ये पढ़ने की मतलब आपको और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इसमें एक चीज़ याद रखना कि 4 कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है, उसमें से कोई इंडियन नहीं है. तो कैटेगरी वैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है, किसको मिला याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल बेसिक फैक्ट कि भाई उसमें से कोई भी इंडियन नहीं है, तो इंडियन का नाम दे देगा, नहीं है. देन ईयू ने बोल दिया है कि अगर किसी भी चीज़ में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ हुआ है तो हम उसको नहीं लेंगे. So every product that is being exported to EU will have to be tested for ethylene oxide. Okay, what do you need to know about it? It is used as an antifreeze. It is a flammable colorless gas. It is a pesticide. But why is it of concern? Because it is, again मैंने बोला था ना, there are 1,000 things जो carcinogenic हैं. Okay, mutagenic भी है, carcinogenic, mutations ला सकता है, कैंसर ला सकता है. सो ऑल ऑफ दैट इज देयर. अच्छा लिखा ही है आगे, चलो ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव द एंडोसल्फान. एंडोसल्फान इज एन ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड. ये बहुत फेमस है. ये आपने सबने सुना होगा एंडोसल्फान के बारे में विद रिगार्ड्स टू पेस्टिसाइड स्प्रेइंग एंड देन कैसे वल्चर्स का पूरा नहीं देखा है तो देखना है ना, कोई वीडियो सर्च करना है ऐसे तो डॉक्यूमेंट्री निकल के आएगी. इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एंड अ वेरी हर्ट एकिंग थिंग जो एंडोसल्फान ने की है बिकॉज ऑफ ऑल द स्प्रेडिंग. तो खैर इट इज लिस्टेड अंडर रोटरडम कन्वेंशन ऑल्सो एज अ पीआईसी, जिस पे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लगेगा, एंड ऑल्सो अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. तो दोनों में है. तो सोचो कितना खराब चीज़ हो गई है. इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखने के लिए यूज होता है ऑन क्रॉप्स, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल, सब दिक्कतें हैं इसमें. देन नेक्स्ट वी हैव पेट कोक. पेट कोक के पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज़ में है, बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली. सुप्रीम कोर्ट कब से बोल रहा है? जब यूएस लाइक इंडिया भेजता था अपना पेट कोक, तब से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है रिगार्डिंग पेट कोक. खैर, तो पेट कोक कैसे बनाया जाता है? बाई द क्रैकिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग. क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से पेट कोक निकलता है. उसको कोल की जगह हम कई बार यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ लाइक हाई बर्निंग वैल्यू. ठीक है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू है इसमें, उसके लिए यूज़ करते हैं. बट द इशू इज़ इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि ये रेसिड्यू जो ऐश है वो थोड़ी कम छोड़ता है, लेकिन इट इज़ हाईली पॉल्यूटिंग. तो इसकी ये चीज़ याद रखना दो. इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड अ लो ऐश रेसिड्यू. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. बट इट इज़ हाईली पॉल्यूटिंग इन नेचर एंड दैट इज़ वाई इट नीड्स टू बी बैन. दैट इज़ वाई यूएस वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होती है ना. ये सब चीज़ों पे कोई मतलब एकदम कंप्लीट ऐसे अवे है, बैन है. इंडिया में ये चीज़ें फिर भी चल रही हैं अभी. देन वी हैव नेक्स्ट एज there is something called enzyme PET46. what is PET46? polyethylene terephthalate degrading enzyme है polyethylene terephthalate, PET, polyethylene terephthalate. अगेन किस चीज़ के लिए ये क्यों है न्यूज़ में? जब भी डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिसेंटली में देखा गया है कि डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में PET46 मिला है. ये लाइट वेट प्लास्टिक है जो कि हम यूज़ करते हैं ना. उसका इससे क्या समझ में आ रहा है कि इट हैज़ एंटर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो कितनी देर लगेगी बिफोर इट एंटर्स इनटू द फूड चेन एंड एवरीथिंग, धीरे. सो दैट विल बी अ ह्यूज इशू. देन वी हैव द नेक्स्ट एज ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. ये सबने पढ़ा है हमेशा, वी हैव रेड अबाउट इट इन आवर एनवायरमेंट स्टैटिक. इट इज़ इन द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर. वहाँ पे पूरा ऐसे घूम घूम के गायर बनते हैं. इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ गार्बेज एक्यूमुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया. Okay, then e-waste. India is the third largest producer of e-waste, more than China, more than US. Sorry, after China and US, India is the third largest producer of e-waste. Now, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो e-waste मैनेजमेंट रूल्स हैं इंडिया में वो सब पे लगते हैं. बी इट मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर,
कोई उसको बाद में रीयूज़ कर रहा है, कोई उस पे रिसाइकलिंग पे काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है, कोई भी है, रिफर्बिशिंग कर रहा है, कुछ भी, सब पे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। तो वो याद रखना है ना, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि नहीं तो आप इसे कट करने की कोशिश करोगे। देन वी हैव एन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम, तो इसमें ई वेस्ट में भी है, और उस पर तो क्वेश्चन आ भी चुका है, प्लास्टिक में भी है, ई वेस्ट में भी है, इट्स ऑल देयर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग इनविजिबल ई वेस्ट। अगर पूछे कि भाई ई वेस्ट में क्या होता है, तो सब कुछ होता है अगेन, है ना, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है विद द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी टॉट यू। देन नेक्स्ट इज एन इनविजिबल ई वेस्ट का कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनल वेस्ट डे हुआ था, जो कौन कराता है, वेस्ट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम, WEEE बोल लो, WE3 फोरम कराती है ये। तो इसका थीम इस बार इनविजिबल वेस्ट पे था। इनविजिबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, इनविजिबल ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो अनरिकॉग्नाइज चला जाए, है ना, जो प्रॉपर्ली रिसाइकल नहीं हो रहा है। जैसे आपके USB केबल्स हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, है ना, पावर टूल्स, LED एक्सेसरीज, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि नोटिसेबल भी नहीं है, जनरली नोटिस ही नहीं कर रहे हैं हम, बट इट इज़ पार्ट ऑफ ई वेस्ट, तो दिस नीड्स टू बी नोटिस्ड। तो उस चीज़ पे ध्यान लाने के लिए, वैसे ई वेस्ट पे ध्यान लाने के लिए इस बार इंटरनेशनल ई वेस्ट डे को हमने सेलिब्रेट बोल लो या जो भी बोल लो, रिकॉग्नाइज किया था। देन वी आर कमिंग अप विद समथिंग नोन एज वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट। इसका क्वेश्चन तो कोई बनेगा नहीं मेरे हिसाब से, नाम से समझ में आ रहा है। तो यहीं पे एक ही सेंटर पे आपका रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा सिटीजन्स के लिए, कमर्शियल्स के लिए, यहाँ पे आके सब कुछ उनको मिलेगा। ठीक है, R3 सेंटर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज सब कुछ यहीं पे हो रहा है। और मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, दिस वाज द कैंपेन अंडर स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंडर ये वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक, देन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ये आपका UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट वाज अनाउंस्ड ऑन 30 मार्च। बहुत पुरानी सी न्यूज़ है, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ पे अभी। 30 मार्च हर साल मनाया जाता है, 2022 में अनाउंस हुआ था, और हर साल 30 मार्च को ये चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है। UNEP, UN हैबिटेट, ये सब चीज़ें मिलके नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स कम टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस दैट आर प्रोबेबली इन न्यूज़, एंड देन वी विल एंड दिस टॉपिक एज वेल। तो सबसे पहले क्या है, मिनीमाटा कन्वेंशन, अडॉप्टेड इन 2013 एंड फोर्स्ड इन 2017। किस चीज़ के लिए मिनीमाटा, वी वेरी वेल नो इट इज़ विद रिलेटेड टू मर्करी, है ना। उसका भी तो मिनीमाटा कन्वेंशन का 5th मीटिंग हुआ है, COP5 हुआ है, इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 5th हुआ है इन जिनेवा। ठीक है, तो फेज डाउन ऑफ वेरियस थिंग्स दैट यूज मर्करी। ओके, सो देयर इज अ डेंटल अमेलगम, देन देर आर वेरियस कॉस्मेटिक्स। तो इन चीज़ों में मर्करी ना यूज हो, इस चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा हुआ है। ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, है ना, दिस इज अ ग्लोबल बाइंडिंग ट्रीटी जस्ट ऑन क्या, मरकरी। मिनेमाटा शहर है लाइक जापान का, जहाँ पे एक एपिडेमिक हो गया था, बहुत मेजर इशू हो गया था रिगार्डिंग मरकरी पॉइजनिंग, उसके बाद ये हुआ था। हैज़ लाइक इज इंडिया पार्टी टू इट, येस वेरी वेल, इंडिया हैज़ रेटिफाइड इट इन 2018, है ना, राइट आफ्टर इट्स अडॉप्शन इंडिया रेटिफाइड इट, और इंडिया इस पे अपना काम चल रहा है, धीरे 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 इंडिया इज लाइक रिड्यूसिंग इट, बट स्टिल वी आर फ्लेक्सिबल अराउंड इट। लास्ट से मरकरी पे क्वेश्चन भी आया था, दिस ईयर मिनेमाटा कन्वेंशन का आपका COP भी हो गया, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, दिक्कत इससे वही सब है, दिक्कत तो हर जगह ही है ना, नर्वस सिस्टम, ये वो, थायराइड वायराइड, ये वो। मरकरी क्या है, नेचुरल ओकरिंग एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मरकरी आपका एयर, वाटर, सोइल, हर जगह मिल सकता है ना, थर्मल पावर प्लांट में मिल सकता है, जब आप गोल्ड माइनिंग करो तो मिल सकता है, बहुत जगह मिल सकता है। इट हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन एवरीथिंग, आपकी बॉडी के हर सिस्टम पे। मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बोला है WHO ने मरकरी पॉइजनिंग को। Also, there was this statement in 2023 paper, there is no known safe level of exposure to mercury, है ना, बहुत एक्सट्रीम लगता है लेकिन सच है, ऐसा कोई भी सेफ लेवल नहीं है। जैसे ऐसे मैं से बोलते हैं ना कि यार इतने के नीचे अगर AQI होगा तो सेफ होगा, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, नो नोन सेफ लेवल, बहुत बहुत इशू। क्लियर, देन नेक्स्ट वी हैव द UN ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। या मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं आपको पढ़ाता हूँ, आपको मज़ा आता है, समझ आता है, नहीं आता है, बोर होते हो आप, लाइक रियली मेरे को एक टाइम के बाद ना लगता है जब ये एनवायरनमेंट जैसी चीज़ें चल रही है, बिकॉज दिस इज वेरी इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ अ थिंग, बट अगैन वी हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड एज मच एज आई कैन। खैर, सो टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, देयर इज दिस UN framework that has been agreed in the recently held international conference on on chemical management that was held in Germany। तो उसमें हमने एक UN ग्लोबल फ्रेमवर्क डिसाइड किया है
फिर इसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं, उसमें फेज आउट करना है, इलीगल ट्रेड वगैरह को बंद करना है, हजार्डस पेस्टिसाइड्स को बंद करना है, एंड ऑल ऑफ दैट. आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ICCM. व्हाट इज ICCM? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट. ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट. और इसने 2006 में, दिस इज 2006, 2006 में क्या अडॉप्ट किया था? SAICM. व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट. तो नाम में ही है इसके खुद भी, इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस है ये. तो इसने देयर वाज अ एंटायर अप्रोच, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू हैंडल इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट. उसके लिए वहीं से इसका पूरा काम चलता है. ओके, व्हाट आर अदर कन्वेंशन? सिमिलरली वी हैव द बेसल कन्वेंशन. तो मैं बताता चाहता हूँ, आप मतलब याद रखना, ये बेसल कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है? क्रॉस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट. रोटरडैम किस चीज़ के लिए है? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ हजार्डस केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स. स्टॉकहोम इज फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. देन वाइगानी कन्वेंशन, वाइगानी कन्वेंशन बोल सकते हो इसको, ये थोड़ा नया भी आपने सुना भी नहीं होगा ये. तो इट इज़ टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट इनटू द फोरम आइलैंड कंट्रीज. देखो जनरली जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको ना पता नहीं, वो ना शायद ब्लाइंड है, क्योंकि उनको ना दिखता नहीं है इस चीज़ की, जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है वो चीज़ बाकी कंट्रीज़ के लिए भी हार्मफुल है. उनको दिखता है कि बाकी कंट्रीज़ में जितना वेस्ट उतार सकते हो उतार दो. दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी डन, राइट. तो ये लोग क्या करते थे, जितना भी इनका हजार्डस रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो फोरम आइलैंड कंट्रीज में पहुंचा देते थे. ये कोई सेंस नहीं बना ना भाई इस चीज़ का. तो उसको बैन करने के लिए देयर वाज दिस वाइगानी कन्वेंशन दैट वाज साइंड इन 1995. ओके, बाकी तीनों वाली तो ऊपर आपको पता है, इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस, फोरम आइलैंड कंट्रीज और ब्रैकेट में वेस्ट, तो आपको याद रहेगा. ठीक है जी. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. वी हैव इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस. तो ये किसका है? IAEA का. वही आपकी पुरानी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. तो उसने क्या निकाला है? एक इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस. ये देखने के लिए भाई रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन वाली चीज़ें रिसाइकिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें देखने के लिए. ओके, फिर और तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्लान है जो IAEA ने निकाला था. तो बताओ किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? किस बॉडी को नोबेल से पीस प्राइज़ मिला था? कौन सा मिला था? टू वर्क इन द फील्ड ऑफ डी न्यूक्लियराइजेशन. बताना मेरे को कॉमेंट्स में, ठीक है, देख के बताना. चलो, सो वी आर डन विद पॉल्यूशन एज वेल. मेरे को पता नहीं यार लेक्चर कितना लंबा हुआ है, बट वी आर डन विद पॉल्यूशन एज वेल. तो अभी हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसके टॉपिक्स एक बार दिखाता हूँ आपको, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या है. सो फर्स्ट विल डू इंटरनेशनल कन्वेंशंस. देन वी हैव सम वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन की चीज़ें, फॉरेस्ट की चीज़ें, वेटलैंड कोस्टलैंड की चीज़ें, फिर कुछ और बायोडाइवर्सिटी की चीज़ें. राइट, ये 3-4 टॉपिक हैं इसमें मेजरली. एंड इसमें बीच में वो, तो एक काम करेंगे इसमें, एक तो प्लेसेस इन न्यूज़ है थोड़ा सा, ये वाला टॉपिक, और एक आपका ये होगा कुछ बायोडाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ वगैरह हैं. तो मैं इसकी आपको अलग से एक PDF दे दूंगा, है ना. बोलोगे तो पढ़ा भी दूंगा, हालांकि इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं, जस्ट हैव टू सी द स्पीशीज़ एंड सी कि उसमें क्या चल रहा है. तो वो छोटे छोटे में ऐसे ब्लॉक बना के इसमें से एक्सट्रैक्ट करके PT365 में से गिव यू दिस PDF सो दैट यू कैन जस्ट क्विकली हैव, जिस दिन आपको रटना हो तो उस दिन उसको आप देख लो, राइट. तो वो वाली चीज़ें अलग से इसमें करके दे दूंगा मैं आपको. दैट विल बी डन. बाकी हम इसको कवर कर लेते हैं फटाफट. इसके बाद तो बस 2 ही चीज़ें बचेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, एनवायरनमेंट में एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कहाँ क्लिक कर दिया मैंने? ओके सॉरी. ठीक है, चलिए बायोडाइवर्सिटी शुरू करते हैं. सो सबसे पहले वी हैव अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रेटिफाइड एंड लॉन्च इन द GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के असेंबली में इट वाज रेटिफाइड एंड लॉन्च. ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड. पर्पस क्या है इसका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, अच्छा ये मैंने पिछले एक बार पहले भी पढ़ाया आपको, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये आया था आपका 2022 में. देखो इसमें लिखा होगा, पहले इसको पढ़ते हैं. हाँ देखो, सबसे पहले कब आया था? ये 2022 में आया था. COP15 हुआ था 2020 में मॉन्ट्रियल, 2022 में मॉन्ट्रियल में. वहाँ पे दिस हेल्ड COP15 टू द CBD, है ना, ये जो लिखा है 2022 वो लिख लो यहाँ पे, है ना. देयर वी अडॉप्टेड द क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क.
It replaced the Aichi targets of 2020. It is not legally binding. It sets out 4 goals for 2050 and 23 targets for 2030. Okay, this is regarding the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Cool, done. Then we have the Global Biodiversity Framework Fund. इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ मेंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस. इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अच्छा खासा स्पेस दिया गया है. सो 16 आर फ्रॉम 16 डेवलपिंग कंट्रीज, 14 डेवलप्ड कंट्रीज एंड 2 फ्रॉम EU एंड लाइक एक EU और एक सोवियत यूनियन वहाँ से. तो ये सब मिलके दे फॉर्म द GBFF काउंसिल, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड काउंसिल. डिसीजन कंसेंसस बेस्ड होगा. देन फॉर फाइनेंशियल पूरे कौन मैनेज करेगा? वर्ल्ड बैंक. 20% फंड्स जो दिए जाएंगे वो जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं या फिर इंडिजीनियस इनिशिएटिव्स हैं उनको दिए जाएंगे. तो देख रहे हो आप किस तरीके से ये चीज़ें बेटर हो रही हैं. जैसे इसमें एक पॉइंट है कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को. अभी देखो ये ना एक परफेक्ट चीज़ है आपको समझने के लिए कि किस तरीके से ओवर द लास्ट 30 ईयर्स थिंग्स हैव चेंज्ड. एक टाइम पे हमें ऐसी ट्रीटी साइन करनी पड़ी कि भाई आप आइलैंड कंट्रीज में अपना वेस्ट नहीं डालोगे. दिस वॉज नॉट अ एग्रीएबल थिंग. और अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसे अच्छी चीज़, अच्छी डील साइन हो रही है तो उसमें स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को अलग से स्पेस दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दी जा रही है. दिस इज हाउ थिंग्स गोट शिफ्टेड और चेंज्ड. ऑलराइट, इसके 4 गोल क्या हैं, 23 टारगेट क्या हैं, ये आपको मेरे को लगता है बिल्कुल भी याद रखनी चाहिए. ओके, बाकी ये मीन्स के लिए आप इसको देख सकते हो. एक इसमें कीवर्ड है 30x30 डील, है ना, ये याद रख सकते हो. तो 30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स विल बी प्रोटेक्टेड बाय 2030. 30% इकोसिस्टम प्रोटेक्शन करेंगे 2030 तक. ओके, दिस इज द 30x30 डील. बाकी से मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. इसका बाकी डेटा तो आई डोंट थिंक, हाँ वही मतलब जो लिखा भी है ना यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव काइंड ऑफ चीज़ है ये वही. ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग. द ग्लोब, तो जिसमें इसमें हुआ ना ये, this was launched at the Global Environment Facility. So let's study about the Global Environment Facility also. इसके बारे में भी थोड़ा सा एक सेकंड तो देख लेते हैं. हाँ, so the Global Environment Facility, it is launched by कौन कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इस पूरी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की? वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP, ये तीनों. राइट, इट केम इन 1991. 4 फोकस एरियाज हैं इसके: क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लीशन. ये 4 मेजर इसके एरियाज़ हैं और फंड आता रहता है इसमें. इंडिया इसका पार्ट है ना, ये लिखा है, हाँ लिखा है. इंडिया एंड 185 अदर कंट्रीज, टोटल 186 कंट्रीज इसका पूरा पार्ट है. फिर ये मैंने आपको बता ही दिया. अच्छा, ये जो है ना, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 6 दुनिया की सबसे मेजर कन्वेंशंस हैं, ये उन सब में पैसा देता है. फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उन सब का. कौन कौन सी मेजर, सबसे मेजर? CBD, UNFCCC, स्टॉकहोम, UNCCD, मिनामाटा. ठीक है, सबको, 5 को पैसे देता है ये. औरों को भी देता है, लेकिन ये 5 जो दुनिया की सबसे मेजर सबसे 5 कन्वेंशन हैं इन फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, उन 5 को पैसा डालता है. एंड इवन इट इज़ लाइक लिंक्ड टू, मतलब ऐसे फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं है, बट इवन इट इज़ लिंक्ड टू थिंग्स लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो उनसे भी लिंक्ड तो है ही, बट इन 5 को तो देता ही देता है. ओके, डन. फिर आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव रिसेंटली गोट अ रिपोर्ट नोन एज इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव. और ये कौन देता है आपका? दिस इज बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल. इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल. आई डोंट थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट वही है ना, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि भाई एकदम से पूछ ले, क्योंकि आजकल ये कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेता है तो ज़्यादा फिर लॉजिक आप दे नहीं सकते. खैर, देन वी हैव द नेक्स्ट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन्स. तो पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल डॉल्फिन्स को बचाने के लिए डिक्लेरेशन साइन हुई है. इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, तो इसलिए ऑल्सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में डॉल्फिन्स वगैरह काफ़ी है ना, हमारी अपनी खुद की काफ़ी सारी डॉल्फिन की वैराइटीज़ हैं, कैटेगरीज हैं, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये. ओके, ये कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं: इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. तो ये सब हो गई एशियन कंट्रीज़ आपकी.
फिर ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, कंबोडिया, ये सब मोस्टली क्या हो गए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई। तो एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इन्होंने मिलके, इन 11 कंट्रीज ने मिलके क्या साइन किया, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन्स। क्लियर हो गया। ऑल टाइप ऑफ डॉल्फिन्स आर इंडेंजर्ड इन नेचर, है ना, सबके साथ दिक्कत ही है। फिर कौन कौन सी सर्वाइविंग स्पीशीज़ हैं डॉल्फिन्स की? अमेजोन डॉल्फिन है, फिर आपकी गैंजेस डॉल्फिन इंडिया में मिलती है, इंडस डॉल्फिन, फिर आपकी टक्सी डॉल्फिन एंड आपकी इरावाडी डॉल्फिन। तो इरावाडी और गैंजेस पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ ही चुके हैं। ओके डन। तो इंडिया में कौन कौन सी मिलती है? गैंजेस और इंडस मेजरली मिलती है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, ये मैंने पहले भी बोला था, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पे क्वेश्चन आ चुका है और इस बार वापस से पेप्सिको वाले कॉन्सेप्ट उसमें केस में दोबारा से न्यूज़ में है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2016। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट है ना, इस एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 2001 में आया था एक्ट। तो अभी तो खैर चलो, मतलब ये वापस से वही पोटैटो वैरायटी के उसमें न्यूज़ में, देखो मैं बोला था ना पेप्सिको वाले में, FL 2027 पोटैटो वैरायटी इशू ऑफ पेप्सिको रजिस्टर्ड अंडर PPFVR। तो एक बेसिकली क्या हुआ कि, अच्छा मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उससे पहले ना एक बार ये एक्ट समझ लो, फिर बहुत अच्छे से इशू समझ में आएगा। तो देखो, एक सेकंड रुको, मेरे को खाली पेज लेने दो एक, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ढंग से बता देता हूँ, फिर इस पेज को रिमूव भी कर दूंगा भले ही। देखो 2001 में हम एक एक्ट लेके आए, नोन एज द PPVFR एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट। इसमें बात हुई कि भाई हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, जैसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी जाती है वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, नॉट जस्ट टू प्लांट ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स को तो चलो मिलेगी, बट ऑल्सो टू फार्मर्स। इंटरनेशनली दिस इज नॉट द केस। इंटरनेशनली ये सिर्फ न्यू वेराइटीज के लिए था। इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, हम एग्जिस्टिंग वेराइटीज पे भी ये चीज देना चाहते हैं कि फार्मर का कुछ ना कुछ राइट होना चाहिए, राइट। अब वो प्रोटेक्शन पीरियड कितना है वो अलग अलग है, ट्रीज के केस में 18 साल है, दूसरी क्रॉप्स के केस में 15 साल है, बट चलो ठीक है, उसको छोड़ो। नाउ इसके अंदर एक सबसे पहले क्या बनाई गई, अथॉरिटी बनाई गई इसी नाम से, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट। नाम सुनो, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट, यही नाम है, इसकी अथॉरिटी बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर बनाई गई। उसको वही बोला गया कि कोई भी नई प्लांट वेराइटी है कुछ भी, आपको उसको रजिस्टर करना है ढंग से। उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन आया तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उस अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी डिसीजन हाई कोर्ट में जा सकता है। तो सुनो, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से बनी PPVFR अथॉरिटी, यहाँ से बना PPFVFR अथॉरिटी का ट्रिब्यूनल, और यहाँ से भी अगर केस गया तो जाएगा हाई कोर्ट में। इस एक्ट के अंदर 3 तरीके के राइट मिलते हैं, क्या क्या? B राइट, R राइट, F राइट, मतलब ब्रीडर्स राइट। जितनी भी प्रोटेक्टेड वैराइटीज उनको प्रोड्यूस करना, सेल करना, मार्केट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दीज आर ब्रीडर्स राइट। रिसर्च राइट, रिसर्चर के राइट। जितनी भी रजिस्टर्ड वैराइटीज हैं उन पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किया जा सकता है, उसकी टेंशन नहीं है। देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर? ब्रीडर राइट पढ़ लिया हमने, रिसर्चर राइट पढ़ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फार्मर राइट। फार्मर्स वर गिवन द पावर टू रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट एनी न्यू वैरायटी दैट दे कम अप विद। तो अब इससे क्या होगा, अगर वो उसको रजिस्टर करा लेंगे किसी भी वैरायटी पे, तो वो सीड को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, उगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने फार्मर प्रोड्यूस को, इंक्लूडिंग सीड्स ऑफ अ वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट अराउंड इट। अब देख लेते हैं उस केस के बारे में जो केस रिसेंटली हुआ था। तो देयर इज दिस FL 2027 वैरायटी ऑफ पोटैटो। रुको वापस आपको आपके न्यूज़ पे लेके चलता हूँ। देखो ये सब यहाँ पे लिखा है, रिसर्चर राइट, फार्मर राइट, क्या सेल कर सकता है क्या नहीं कर सकते, यहाँ से एक बार देख लेना। मैं आपको न्यूज़ पे लेके आता हूँ आपकी। हाँ ठीक है, तो देखो सबसे पहले देयर इज एन FL 2027 वैरायटी ऑफ पोटैटो। ये पेप्सी लेके आया 2009 में,
है ना, और उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट करा फार्मर्स के साथ। ये जो वैरायटी ऑफ पोटैटो था इसको रजिस्टर कराया गया अंडर PPVFR एक्ट। अब पेप्सिको ने 2019 में गुजरात के कुछ फार्मर्स पे केस कर दिया कि ये लोग हमारी रजिस्टर्ड पोटैटो वैरायटी को पोटैटो फ्रेज है ये, गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसको क्या किया, उसको इलीगली ग्रो कर रहे हैं। 2021 में जो ये FL2027 था इसका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लिया गया कि तुम तो फार्मर राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। अब पेप्सिको ने क्या किया कि वापस से अपील डाली इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, ये पूरा केस अभी तक हुआ है 2009 से लेके 2023 तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। दिस इज द एंटायर थिंग। ये वही पेप्सिको वाली वही पोटैटो है जिससे आपकी लेज बनती है। इसलिए सोचो देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो दैट इज ग्रोन टू मैन्युफैक्चर लेज। समझ रहे हो? और वो टर्मिनेटर सीड देते हैं जनरली ताकि आगे दोबारा ना उगा पाए, कहीं और ना उगा पाए। क्लियर हो गई आई होप ये बात पूरी की पूरी। चलें अब आगे बढ़ें इससे। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। आई डोंट थिंक अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक दिल्ली में ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर राइट हुआ था तो उसमें दिस थिंग वाज केप्ट, इसलिए पढ़ लेते हैं। ओके, किसने कराया? इंटरनेशनल ट्रीटी, जो ऊपर ये हमने पढ़ा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट गाइड प्लांट का ITPG ने ये पूरा सिंपोजियम कराया। ITPG RFA ऑफ द FAO, उसने पूरा का पूरा सिंपोजियम कराया। फिर बाकी तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। अच्छा, इसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो इस ITPGFRA को ना सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। तो ये जितना भी PGFRA है दुनिया में, PGFRA का मतलब क्या हो गया? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। जितना भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स याद रखो, उसको कंजर्व, यूज, मैनेज करने के लिए है। ठीक है, इंडिया इसकी पार्टी है। इंडिया इज अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज लीगली बाइंडिंग। तो आपको एक कोई ना कोई कानून बना के इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कूल। फिर ये दिल्ली फ्रेमवर्क वगैरह, ये बस नाम देखना है आपको, नथिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ ऐसा देखने का। इस पेज को हटा देते हैं। ओके, चले लेट्स कम टू अदर कन्वेंशंस। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम, ये है ना। तो अदर कन्वेंशंस करेंगे तो ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अदर कन्वेंशंस में? वी हैव अ ब्राज़ाविल समिट ऑन द 3 बेसिन्स। तो ब्राज़ाविल किसकी कैपिटल है? इट्स कैपिटल ऑफ कॉन्गो। अच्छा, बताना मेरे को पढ़ के, ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए है और ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए है? ठीक है, ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए और ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए है? तो ब्राज़ाविल डिक्लेरेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज फॉर प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्लांट्स 3 इकोलॉजिकल लंग्स। कौन से हैं वो? कॉन्गो, अमेजोन, बोर्नियो, मेकंग, साउथ ईस्ट एशिया। तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया बेसिन, अमेजोन बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इन तीनों बेसिन को प्रोटेक्ट कराने के लिए द ब्राज़ाविल समिट और द समिट ऑफ 3 बेसिन्स वाज रिसेंटली हेल्ड। ओके, फिर आता है आपका सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये अगेन आपका यूनाइटेड नेशंस का है विद द यूनियन ऑफिस ऑन ड्रग्स। तो ये वही देखिएगा कि कोई भी ट्रैफिकिंग ना हो रही हो किसी भी वाइल्ड लाइफ की, ऐसा जो जूनोटिक डिसीजेस फैला सके। फिर एक बेलम डिक्लेरेशन है, नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन। अमेजोन की जितनी भी कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने सबने मिलकर कराए साइन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। तो बेलम इज रिगार्डिंग इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। आई गेस इतना याद रखोगे तो हो जाएगा,
क्योंकि बहुत सारे होते हैं और इस तरीके से पूछे नहीं जाते हैं. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ, सो वी नो अबाउट इट, 1924. इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने बोला है कि मतलब एक एक्सटिंक्शन अलर्ट दे दिया इसने भी कुछ वेल्स के लिए. वैक्यूटा प्रोपोइस वेल्स जो हैं उनके लिए बोल दिया कि यार ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड तो हैं ही, और अब ये एक्सटिंक्शन अलर्ट पे आ गई हैं. इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ठीक है. प्रॉपर कंजर्वेशन करना वेल्स वगैरह का वेल्स का काम है, तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेटरी है, ये याद रखना. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर टू इट. ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे रोक सकते हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कराऊंगा तो यू ऑल्सो माइट स्टार्ट फीलिंग बोल्ड. हालांकि थोड़ा कम कवर हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं अगला लेक्चर भी थोड़ा जल्दी डाल देता हूँ, आज रात को रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, तब तक आप आई होप ये वाला कवर कर लोगे. मैं बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट वही है कि समझाना तो पड़ रहा है, क्योंकि बिना समझाए तो बात चलेगी नहीं. तो मैं आपको ये वाली PDF भी दे देता हूँ पूरी, और जो स्पीशीज़ वाली PDF है वो भी पूरी दे देता हूँ, ठीक है. तो वो PDF आप एक्सेस कर सकते हो. एंड ये लेक्चर आ गया है, इसका ही एक और पार्ट आ जाएगा आज रात में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और उससे के बीच में सुमेन सर वाला लेक्चर भी आ जाएगा, ठीक है. आई होप सो दैट ये लेक्चर हेल्पफुल था. और चिंता मत करो भाई, अभी अप्रैल ही चल रहा है, कल अप्रैल ख़त्म होगा. वी आर ऑन ट्रैक, वी आर ऑलरेडी डन विद लाइक 3 ऑफ द मेजर 365. IR तो मतलब बैठ के एक बार पढ़ाऊंगा इतना इंटरेस्टिंग करके, सारी मैपिंग वैपिंग करा के मज़ा आ जाएगा. साइंस एंड टेक के लिए मैं ऑलरेडी कुछ बढ़िया सोच रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट. फिर वो डन है. सोशल इशूज़ एंड कल्चर भी तो मतलब रद्दी हैं, उनमें तो कुछ है नहीं. कल्चर तो मतलब बिल्कुल ऐसे आप इग्नोर ही कर सकते हो, नॉट इवन पुट इन 1 hour फॉर दैट. ठीक है, तो ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, यही इंपॉर्टेंट है. एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द बैक टू बैक लेक्चर्स. आई विल सी यू वेरी सून. चलो, आपको PDF वगैरह मिल जाए ग्रुप पे. For now, this is Satyam Jain signing off. Till we meet next time. I hope you liked the lecture. If you did, kindly let me know in the comments. Jai Hind, Vande Matram. Take care.